What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आज का दिन जो है वो कैसा रहा आप लोगों का? पहले तो आप लोग ये बताइए। उन्हें कहते हैं पहले बातचीत कर लेते हैं कुछ आप लोग ये बताओ कि किस तरीके से आप लोग यूटिलाइज कर रहे हो, क्योंकि अभी आप लोग का अगर बात करोगे 2022 का तीसरे महीने के आप लोग के 7 दिन जा चुके हैं। तो किस तरीके से आप लोगों का ये नेक्स्ट मंथ चल रहा है? जैसा डिसाइड किया था वैसा चल रहा है? अगर नहीं चल रहा है तो देखो, रुको और पीछे मुड़कर कहां कहां पर क्या क्या गलतियां हुई है उनको सुधारो और फिर आगे बढ़ो। इनकी जिंदगी में अगर आगे बढ़ते रहना है तो आप लोगों को हमेशा अपनी गलतियों पर काम करते रहना है, उससे ही आप लोगों की लाइफ जो है वो इंप्रूव होगी। और डेली एक एक दिन को आप लोगों को यूटिलाइज करना है, एक एक दिन को आप लोगों को रियलाइज करना है कि कहां कहां पर क्या क्या चीजें आप लोगों की सही चल रही है और कहां कहां पर गलत चल रही है, क्योंकि कोई और आप लोगों की ये चीजें देखने नहीं आने वाला है। हमेशा लोग जो होते हैं आप लोगों की अगर जिंदगी में नाकामियां होती है बस उस पर ताने देने आ जाते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को जिंदगी बढ़िया चल रही है और ताने खा खाकर मजे आ गए जिंदगी जीने के, तो फिर खाओ, एक टाइम का नाश्ता करना बंद कर दो, ताने से पेट भरो अपना, और वरना शाबाशें मिलेंगी जब जिंदगी में कुछ अच्छा कर लोगे। तो भाई साहब चॉइस आप लोगों की है। यानी कहने का मतलब ये है कि अच्छा करोगे तो तुम्हारा भला और बुरा करोगे तो तुम्हारा मतलब बुरा होगा, भला तो नहीं होगा पर लेकिन ये है कि यार जिंदगी में ना थोड़ा सा मेहनत करके अपनी जिंदगी को संवार लेना चाहिए। अगर अभी टाइम को ध्यान में रख के अगर बात की जाए तो दिन भी कम बचे हैं तो अच्छे से एंजॉय करो। और आप लोग हमेशा पेशेंस खो देते हो, तो उसी के ऊपर ये आज मोटिवेशनल कोट लेकर आया हूं। बड़ी शानदार बात यहां पर बोली गई है। बोला गया कि मान लीजिए है ना, अगर किसी पौधे को अगर उसको बेसिकली बाग में या फिर गार्डन में कहीं पर लगाना होता है तो उसको हर दिन उसको पानी देना होता है, हर दिन उसकी रखवाली करनी होती है। पता चला आंधी तूफान में ना टूट जाए, पता चला उसको कोई है ना कोई जानवर ना खा जाए, पर लेकिन वो मौसम के आने पर ही फल देना स्टार्ट करता है। तो तब तक उसको अपना धैर्य बनाए रखना पड़ता है। तो समय आने पर आप लोगों को सब कुछ वो मिलेगा जो आप लोगों ने जिसके लिए मेहनत की है। तो इसलिए हमेशा आप लोगों को जिंदगी में अगर थोड़ा सा पेशेंस रखने की बात की जाए तो कोशिश करिएगा कि पेशेंस रखिए, क्योंकि इसका मतलब है कि सुना भी होगा आप लोगों ने कि सब्र का फल मीठा होता है। तो हमेशा सब्र का फल मीठा ही होगा। अगर किसी को मीठा नहीं है पसंद तो खट्टा खा लेना, सब्र का फल खट्टा यानी कि नींबू वगैरह, मौसमी वगैरह या फिर संतरा वगैरह खा लेना। पर हाँ यह है कि आप लोगों के स्वाद अनुसार होगा सब्र का फल, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है यार, ये जिंदगी में प्रैक्टिकल बात है। अगर इंप्लीमेंट करोगे तो बहुत सारी चीजें आप लोगों की समझ में भी आ जाएंगी। ओके, तो शानदार डिस्कशन रहेगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, टकटकी लगाकर। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं। इंपॉर्टेंट डे कवर करूंगा इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में। इसी के साथ में इंडिया जो है वो यूएनएचआरसी से क्यों वोट में बेसिकली एब्सटेन कर गया, पूरा जानेंगे कौन कौन से मेंबर होते हैं, क्या क्या इशू चल रहा है, और बैकग्राउंड की कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। बात करेंगे कवच के बारे में, आखिर ये कवच क्या है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा महाभारत के अंदर में कि कर्ण के पास एक कवच था। ठीक है, अगर कर्ण का कवच न निकलता तो कर्ण जो है वैसा महाभारत का एक तरीके से तख्ता पलट देता, पर वो तो वही है कि कवच जो है उसका निकाल लिया गया था। बात करेंगे आखिर यहाँ पर ये कवच क्या है, क्या वही वाला कवच है या फिर कोई और कवच है, तो समझेंगे सारी बातें। वैसे कवच में जो यहाँ पर ये पिक्चर लगी हुई है ये थोड़ी गलत लगी है, ये पिक्चर दूसरी होनी चाहिए थी। पिक्चर जो है चेंज हो गई है, एक मिनट, ये वाला था कवच वाला पिक्चर। ठीक है, तो ये वाला है आप लोगों के सामने, तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज होगी यहाँ पर जो बात करेंगे हम लोग बेसिकली वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के बारे में। तो समझेंगे आखिर क्या मुद्दा है यहाँ पर, इसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा और कुछ बातें मैं आप लोगों से करूंगा यहाँ पर वर्ल्ड वाइल्डलाइफ डे के बारे में। यानी कि ये 2 डे ऑलरेडी आप लोगों को हालांकि मैं करा चुका हूं, पर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो आप लोगों के प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन बन सकते हैं और इवन आप लोगों के मेंस में भी आप लोगों से इंटरव्यू में भी कई जगह पूछा जा सकता है। और यहीं पर ही मैं आप लोगों से बात करूंगा जूनोटिक बीमारी के बारे में भी। तो यानी कि आर्टिकल थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कवर करूंगा ताकि सारी चीजें आप लोगों को पता चल जाए। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को लेकर चलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि लगभग 3 डे कवर हो जाएंगे, आप लोग के इंपॉर्टेंट न्यूज कवर हो जाएगी, और उसी के साथ में अब आप लोगों के सामने है क्विज। तो टकटकी लगाकर देखिए क्या क्या मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, ताकि वीडियो को शानदार तरीके से आप लोग एंड तक एंजॉय कर सके। बहुत कुछ शानदार आज के इस डिस्कशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए पहले एक बार नजर डाल लेते हैं, थोड़े से आप लोग के चक्षु खुल जाए, जिस किसी को नींद आ रही है उसकी नींद उतर जाए। किस किस को आ रही है बताओ पहले तो। जब भाई मत लेना मेरे लेक्चर में, ठीक है, जब भाई बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आप लोगों को जब भाई के बारे में, शायद आप लोगों को पता भी होगा। जब भाई लेना जो होता है वो सेहत के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो तब इंसान नॉर्मली जवाई लेता है। तो आप लोगों के एक थोड़ा सा सजेशन है, कभी भी जवाई लिया करो तो मुंह पर हाथ मत रखा करो। ठीक है, यानी कि जवाई जो है बिल्कुल मुंह फाड़ के लिया करो, क्योंकि जितना ज्यादा मुंह फटेगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आएगी और आप लोगों का आलस जो है वो दूर होगा। क्योंकि जवाई का मतलब है कि आप लोगों के अंदर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, तो उसमें कुछ काम आप लोग कर सकते हैं। गहरी गहरी 4-5 सांसें ले सकते हैं। इसी के साथ में पानी अपने साथ में रखिए, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए।
तो ये आप लोगों की बेसिकली बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ाएगा, ठीक है। तो जब हाई का आने का मतलब है कि आप लोगों की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उसको हमेशा मुंह पर हाथ कभी ना रखें, उससे आप लोगों की बॉडी में नेगेटिव ही इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो एक थी ज्ञान की बात, ये थी ज्ञान की बूटी, ठीक है। जिसको पसंद आए तो सही है, नहीं तो भाई साहब हमारे पास है। चलते हैं आगे, आइए बात करते हैं अब इंपॉर्टेंट डे के बारे में। यहां पर बात की जा रही है वुमेन्स डे के बारे में, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अब की बार की थीम आप लोग बता दो, तो आप लोगों को पता है तो नहीं, तो फिर मैं बताऊंगा, या आप लोगों को डिटेल में टेंशन खाए हुए है, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लिया करते। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में बताना है कि टोटल मिलाकर कितने मेंबर हैं। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन स्टेट पीसीएस में धड़ल्ले से पूछी जाती है। अगर आप लोग छोटी छोटी इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट करके रखोगे तो ये समझिएगा स्टेट पीसीएस के अंदर तो आप लोग ऐसे कैसे क्वेश्चन बेसिकली लिखे मिलते हैं, ठीक है। और यूपीएससी के अंदर किस लेवल के पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों से आर्टिकल में डिस्कस करूंगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर। और हाँ, आज की डेट में आप लोग को देख रहे होंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मैं डाल रहा हूं यहाँ पर, प्रीलिम्स आप लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग के प्रीलिम्स से भी आप लोगों को फायदा पहुंचे। तो द ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि किसके अंदर यहाँ पर ये बॉडी आती है। इसी के साथ में यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिवर, ये देखो मैंने क्या कर दिया, मतलब जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, और न्यूक्लियर पावर प्लांट मैंने लगाया नहीं, और ये लगा दिया कि ये रिवर किस मतलब इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के किनारे पर है, ये मतलब इस रिवर के किनारे पर है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो अब वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है बहुत ज्यादा न्यूज में रहा रिसेंटली अभी, ठीक है। तो देखता हूँ तुक्का कौन कौन सा आप लोगों में से मार सकता है, तुक्का मारो, चलो देखता हूँ किसके साथ तुक्का सही लगता है उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। और मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ कई सारी और सारी बातें जो कि आप लोगों की चक्षु खोलने वाली है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये क्वेश्चन एक, ये देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या लगाया था, मुझे लग रहा है वो वाली पीडीएफ सेव नहीं हुई, पीपीटी जो मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ, क्विज लास्ट में लगाता हूँ ना सारी न्यूज बना के, तो वाली मुझे लग रहा है प्रॉपर सेव नहीं हो पाई यार। चलो कोई नहीं, एक आंसर आप लोगों को मिल गया, फिर से रिवाइज करेंगे तो आप लोगों के सामने से ये आंसर हट जाएगा। आगे बात करते हैं कवच के बारे में, डिटेल में बात करूंगा। शॉर्ट फॉर्म में TCAS, ये क्या होता है इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसका नामांकन कवच या फिर आर्मर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ओके। तो डिटेल में समझेंगे। इसी के साथ में ये तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं यार, इसका आंसर तो मतलब देना पड़ेगा तुमको, वरना क्या कहते हैं मैं रो दूंगा, ठीक है। मैंने कहा यार पढ़ाया बर्बाद कर दिया, ठीक है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है। तो इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। इसी के साथ में इंपोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये भी बहुत डिटेल में पढ़ाया था। ये बताइए डीपीएसपी के अंदर में आता है, ठीक है। तो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि वो पॉलिसीज जो हमारी कंट्री में स्टेट को डायरेक्ट करती हैं, उसमें की इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर ले। भाई साहब बर्बाद हो गया इन्वायरमेंट, तो ये कौन सा आर्टिकल है आप लोगों को ये बताना है। हमारे संविधान निर्माता भाई साहब बहुत बड़े ज्ञानी आदमी थे, उनको पता था कि हम लोग आगे चल के बदतमीजी काटेंगे, हम लोग यहाँ पर अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो उन्होंने पहले से ही यहाँ पर हमारे डीपीएसपी में फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटीज में सारी चीजें रख दी सिंगवा कर। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो बाद में आई थी, वो एक अलग बात है, पर लेकिन फिर भी एक दूरदर्शी, एक बोल सकते हैं आप लोग एक दूरदर्शी सोच का ये परिणाम है हमारा संविधान, ठीक है। तो इसके बारे में है। और वीडियो के एंड में आप लोगों को कल का रिवाइज भी कराऊंगा, तो इसको आप लोग जरूर रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि देखिए लंबे समय तक अगर चीजें याद रखनी है ना, 24 घंटे के अंदर एक बार रिवाइज कर डालो, तो इसके बाद में बोलेंगे देखिए रिवाइज कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, उसके बाद में आप लोग की लाइफ जो है वो मस्त कटेगी। तो ये काम आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर देते रहा करो, इससे जो है सरदार खुश होते हैं, तो वो तो काम आप लोग करना ही है। और अगर वीडियो अच्छी लगे, इससे पहले कि आप लोग वीडियो के अंदर खो जाओ और मुझे खींचकर बाहर लाने पड़ो, वीडियो को थम्स अप दे देना, ठीक है। और वीडियो के एंड तक जाने के बाद में बताएगा कि कैसा रहा आज का लेक्चर, फीडबैक जरूर दिया करो, ओके। तो आइए आगे बढ़ते हैं, मार्च के डे के साथ में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में। तो लड़कियों का दिन, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए जब भी कोई दिन सेलिब्रेट किया जाता है ना, इसका मतलब है कि अवेयरनेस फैलाना, यानी कि हम लोगों ने कुछ ऐसी बदतमीजियां कर रखी हैं जिसमें वुमेन लड़कियों को साथ में लेकर हम लोग नहीं चलते हैं। हम लोग एक पुरुष प्रधान देश के अंदर रहते हैं, पुरुष प्रधान देश नहीं बोलूंगा, पुरुष प्रधान दुनिया बोलूंगा, पुरुष प्रधान दुनिया के अंदर रहते हैं, जहां पर हमेशा जो पुरुष हैं उन्होंने अपनी एक तरीके से दादागिरी दिखाई है, बिल्कुल ऐसी जैसे हम लोग पृथ्वी के साथ में करते हैं। हम लोग ऐसा लगता है कि हम लोग पृथ्वी से ज्यादा ताकतवर हैं, पृथ्वी के ऊपर से हम लोग बहुत सारी चीजें खत्म करते जा रहे हैं और नेगेटिव नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, पर ये नहीं पता है कि पृथ्वी जिस दिन मतलब उमड़ती है तो सबको समेट लेती है अपने आप। ऐसे ही कुछ आप लोग को औरत का देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर औरत न हो तो आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से कि धरती पर जो एक तरीके से जीवन समाप्त हो जाए, आप लोग बोलोगे पुरुष के बिना भी हो जाएगा, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें, मैं बात कर रहा हूं गर्भ की, जो बेसिकली जिस पेट में बच्चा पैदा होता है, जिस पेट में से हम निकल के आए, उसकी बात कर रहा हूं मैं। बेसिकली दामोदार जो रहता है वो पूरा वुमेन के ऊपर रहता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं।
पर लेकिन उन्हीं को हम लोग इक्वल नहीं मानते हैं। तो इसी के ऊपर थीम भी यहाँ पर रखी गई है। बोला गया जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। सस्टेनेबल मतलब एक ऐसी चीज जो कि सस्टेन रहे, यानी कि खत्म ना हो, ऐसा ना हो कि चीजें खत्म हो गई। इसीलिए जो गोल्स रखे गए हमारे बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसी के बारे में बात करते हैं। तो महिलाओं को कल्चर के पॉइंट ऑफ से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ से उनके अचीवमेंट्स को भी हम लोग बात करें, डिस्कस करें, उनका गुणगान करें कि यार देखो लड़की कितना शानदार करके चलेगी। मूवी देखिए दंगल मूवी। दंगल मूवी में स्टार्टिंग में सब रहते हैं कि ये देखो लड़की को मतलब कुश्ती कराएगा, ठीक है, और जब वहां पर जीत कर आती है, वैसा मेडल जीत कर आती है, तो फिर हमारी छोरी के छोरों तक है, फिर वो डायलॉग चेंज हो गया। तो वैसा सोसाइटी तो ऐसी है, ठीक है। अगर आप लोग जिंदगी को सही तरीके से लेके चलोगे तो सही तरीके से चलेगी, नहीं तो मतलब आप लोग अगर हट जाओगे, मान लो सोचो कि वहां पर उनकी बेटियां जो है वो बेसिकली बोलती है कि हमारे बस की ना है काम, अब मतलब हमसे ना हो पाएगा, तो फिर सोचो कि क्या उस तरीके से लड़कियां आगे निकल कर आ पाती। तो कभी भी हार नहीं माननी है भाई साहब, आखिरी दम तक लड़ना है। तो इस तरीके से जिंदगी आप लोगों को रखनी है। और यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि टोटल मिलाकर 17 हैं, और इनके अंदर जो टारगेट है वो है टोटल मिलाकर 169। इसके बारे में अगर बात करेंगे तो जेंडर इक्वलिटी कहां पर रखी गई है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5वें के अंदर जेंडर इक्वलिटी रखी गई है। और रिड्यूस करनी है इनइक्वलिटी, तो ये 10वें के अंदर है। तो ये मैंने आप लोगों को बोला था, इनके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये था डे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ में कनेक्ट कर आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग कंफ्यूज आना नहीं है, और अगर कंफ्यूज आए तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता इतना देर तक पढ़ने का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करना है, जिंदगी को एंजॉय करना है, ओके। अभी जो मैं आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी और कई सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफी डिटेल में कवर किया गया यहाँ पर ये आर्टिकल। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन के अंदर में, जो कि अभी रिसेंटली रशिया ने अपने कंट्रोल में लिया और उसमें आग भी लग गई। तो उसकी वजह से काफी सारी दुर्घटनाएं यहाँ पर सामने निकल कर आई। आखिर क्यों इतना न्यूज में था, इसके बारे में कई सारी बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनेगा। जीएस पेपर 3 के अंदर में यहाँ पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इफेक्ट एंड पॉलिसीज जो भी है यहाँ पर कंट्रीज या फिर इंडिया के इंटरेस्ट में, वो टॉपिक आप लोगों के यहाँ पर हो जाता है। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने सिलेबस एक बार कंठस्थ कर लिया ना, तो जिंदगी में कभी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी यूपीएससी की तैयारी करने में। सिलेबस आप लोगों की उंगली पर होना चाहिए, आप लोगों को पता रहेगा कि जो ये पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये किस पर्टिकुलर सिलेबस का पार्ट है। अगर ये चीज आप लोगों ने जिंदगी में एक बार इंप्लीमेंट कर ली, तो फिर आप लोगों को यूपीएससी की जर्नी आसान लगने लगेगी। इसीलिए पूरा 1 घंटा लेकर सिलेबस में मैंने सर्फ उड़ाकर एक वीडियो बनाई है, ताकि आप लोगों को सिलेबस का एक एक पॉइंट कवर हो जाए। वो वीडियो देख लेना, वो वीडियो आप लोगों को सिलेबस का एक एक पॉइंट बता देगी, कहां कहां पर क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ है। प्रीलिम्स, मेंस और इवन ऑप्शनल के बारे में एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया है, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो खासकर जो आज ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो तो कम से कम जरूर देखेगा, और जिसने ऑलरेडी देख रखा है तो वो अपना कंठस्थ करने की कोशिश करो। सिलेबस को अपनी टेबल के सामने रखो लगाकर, ताकि आते जाते, खाते पीते, नहाते धोते एक बार को उसके ऊपर नजर डाल सको। जैसे मोबाइल को उठाते हो ना जरा जरा सी देर में, वो काम सिलेबस के साथ में कर लो, तो नैया जो है पार लग जाएगी, ओके। बात की जा रही है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर बारे में, जो कि यूक्रेन के अंदर में, जिसका नाम है ज़ैपोरिज़िया, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यूक्रेन के अंदर जो है अभी रशियन फोर्सेज जो है उसने कोहराम मचा रखा है, तो आप लोगों ने सुनाई है। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करने वाला हूँ, आखिर क्या क्या मुद्दे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो याद रखिएगा, इसका नाम है यहाँ पर ज़ैपोरिज़िया। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यहाँ पर, एक ऊर्जा संयंत्र परमाणु का क्या होता है मतलब, जिससे हम लोग बिजली बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछता हूं यहाँ पर, फंक्शन ऑफ द हैवी वाटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। यूपीएससी में 2011 में क्वेश्चन बना। तो बात की जा रही है, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, इंक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, कूल डाउन द रिएक्टर, या स्टॉप द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो सही आंसर क्या है, ए, बी, सी, एफ, डी, आप लोग बताइए। फिर मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक के लास्ट में आप लोगों को इसके बारे में बताता हूं। तो ज़ैपोरिज़िया जो यहाँ पर ये परमाणु संयंत्र है, यहाँ पर ये अभी क्या किया गया, रशिया के अपने द्वारा कंट्रोल में ले लिया गया था। और ये यूरोप के अंदर में बिगेस्ट एनर्जी प्रोड्यूसर देखने को मिलेगा, जो कि 25% जो टोटल रीजन की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से पूरी होती है। तो आप लोगों को अगर बात करें, आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिनों पहले मैंने डिस्कस किया था कि एक बहुत बड़ा क्या, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जो है वो यूक्रेन का ध्वस्त हो गया। तो एक बच्चा बोला सर यूक्रेन के पास में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कहाँ आया, हम तो सोच रहे थे कम से कम यूएसए के पास में होगा, या फिर मतलब किसी ऐसी कंट्री रशिया के पास में होगा, जापान के पास में होगा, मतलब यूक्रेन के पास में कहां से आ गए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए इसका बेसिक फंडा क्या था, जो मैंने आप लोगों को बेसिकली बताया भी था कि यूएसएसआर जो था बेसिकली जब उसका विघटन हुआ, तो यूएसएसआर के द्वारा यहाँ पर ये इतना बड़ा ये जहाज बनाया गया था। और ये जो जहाज यहाँ पर इतना बड़ा बनाया गया था,
ये बेसिकली इसका का जो पर्टिकुलर पर्पस था वो ये था कि यहाँ पर जब भी वो अपनी जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किया करते थे, ठीक है, तो वहां से अपना रसिया से लेकर उसको कजाकिस्तान आया करते थे, तो कजाकिस्तान तक वो सारी चीजें ले जाने के लिए उनके द्वारा वो जहाज बनाया गया था स्टार्टिंग में, और वो सबसे बड़ा जहाज था दुनिया का, जो कि जब बंटवारा हुआ यहाँ पर, तो आप लोगों ने देखा होगा घर में भी जब बंटवारे होते हैं तो उन्होंने कहते हैं बर्तन भांडे भी बट जाते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर ये भी बटा और ये बंटवारे में यूक्रेन के हिस्से में आ गया, ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो यानी कि जो भी बड़ी बड़ी चीजें हैं यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं कि उस टाइम पर बनी है जिस टाइम पर यहाँ पर यूक्रेन जो था वो यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, तो इसलिए कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन अगर कोई लेजिटिमेट क्वेश्चन हो ना उसे पूछ लिया करो, ठीक है, और कोशिश क्या करो कि एक दूसरे से आप लोग भी आंसर दे सकते हो, ऐसे नहीं कि सबके आंसर में ही दो, तो एक काफी अच्छा डिस्कशन हो जाता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग एक अच्छा माहौल बना सकते हो, ठीक है। तो ये है लगभग 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर ये प्रोड्यूस करता है और 1984 से स्टार्ट किया गया था और 1995 तक यहाँ पर इसको कंप्लीट किया गया। और इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या हो गया, वो ये हो गया कि यूएसएसआर का जो रिटर्न हुआ था वो 1990s में हुआ था, यानी कि इसकी स्टार्टिंग जो थी वो यूएसएसआर के टाइम पर ही हम लोगों ने, मतलब हमने नहीं, मतलब यूक्रेन या रसिया वालों ने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे आप लोग इसका अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पर, ये यूरोप में सबसे बड़ा है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो जैसे यहाँ पर रसिया का कंट्रोल हुआ इसके ऊपर, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर भी दिख रही है, ये चेरनोबिल है एक, जो आप लोग याद रखिएगा, तो ये इसके बारे में आप लोगों से बातें करूंगा, और एक हो गया यहाँ पर जिसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो कंफ्यूज मत होना। और नीचे यहाँ पर इसका क्रीमिया वाला रीजन हो गया, तो चेरनोबिल जो है वो क्लोज हो चुका है, उसके बारे में भी मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। पास्ट में भी अगर आप लोगों ने एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देखे होंगे तो चेरनोबिल का नाम कई बार आता है, क्यों, आखिर क्या है ये, तो उसके बारे में तो बताऊंगा ही। तो बने बोलेंगे टकटकी लगाए रखिए, सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है बेसिकली उसके द्वारा तुरंत एक इमीडिएट इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई कि यार रसिया कर क्या रहे हैं यहाँ पर, यानी कि पुतिन जो है वो सटिया गया है, पुतिन बोल रहा है अपन झुकेगा नहीं, और सामने से जो जेलेंस्की है वो भी बोल रहे हैं कि अपन भी रुकेगा नहीं, ठीक है, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, मतलब वो जेलेंस्की बोल रहे हैं अपन झुकेगा नहीं और पुतिन बोल रहे हैं अपन रुकेगा नहीं, ठीक है। तो बढ़िया चल रहा है बेसिकली, जो दुनियादारी दिख रही है आप लोग यहाँ पर। ऐसा ही होता है जब यहाँ पर नहीं कोई कॉमेडियन है राष्ट्रपति बन गया, हालांकि डटा हुआ बंदा वो एक अलग बात है, पर लेकिन रियलिटी में सूझबूझ होनी चाहिए थी, उसको लगना चाहिए था कि क्या नेटो तुमको झाड़ के पेड़ पर चढ़ाकर पीछे भाग जाएगी। भाई साहब पूरा देश जो है ना वो 40-50 साल पीछे चला गया है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ध्वस्त हो गई है सारी चीजें A to Z, और इवन रसिया भी पीछे चला गया। तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, ये दोनों दूसरे चढ़ाकर और पीछे हट गए, तो रसिया की भी बर्बादी होगी, दुनिया भर के सैंक्शन लगे हैं रसिया के ऊपर। आप लोग को क्या लग रहा है, रसिया जीत भी गया तो रसिया बहुत आगे बढ़ जाएगा? लड़ाई भाई साहब दोनों को बर्बाद करके बैठती है, तो हमेशा लड़ाई से बची, ठीक है। एक पर्टिकुलर रिवर है जिसके किनारे पर है, और इसको यहाँ पर बेसिकली नीपर रिवर बोलते हैं, डी साइलेंट है यहाँ पर, ये इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। ये आप लोगों को नीपर रिवर के किनारे पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा बहुत ही, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में ये रिसेंटली अभी आ गया है। जो 4 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनमें से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और 40% जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी है यूक्रेन के अंदर वो इसी के अंदर से यहाँ पर निकल कर आती है। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई कुछ ऐसी बातें जो कि मैंने बेसिक आप लोगों को बताया। अब इससे कुछ ऐसी बातें जो स्टैटिक है जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, उसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए आज के डेट में आप लोगों को क्या करना है, अगर न्यूक्लियर एनर्जी आप लोगों को क्रिएट करनी है तो उसमें क्या होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा, 2 रिएक्शन के बारे में मैंने बताया था, तो फ्यूजन के बारे में और एक फिजन के बारे में, ठीक है। तो यहां पर जो रिएक्शन होती है वो फिजन होती है, यानी कि टूटना, यानी कि एक यूरेनियम का 2 पार्ट में टूटना। जैसे कि यहां पर आप लोग देखते हैं जो यू है वो Ba और Kr में टूट गया, तो इनके छोटे छोटे दो यहाँ पर एक तरीके से दो एक तरीके से यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं तत्व बन गए एक में से टूटकर, और उसमें न्यूट्रॉन यहाँ पर निकलने स्टार्ट हो गए। तो ऐसी हरकत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जब फिजन होता है तो ये कई सारे न्यूट्रॉन निकलते हैं, और आप लोगों ने सुना होगा कि एक न्यूट्रॉन जो है वो जब टूटता है तो 3 न्यूट्रॉन अलग से निकलते हैं, और ये रिएक्शन ऐसे ही चलती है, यानी कि जब एक न्यूट्रॉन ने यहाँ पर टक्कर मारी तो 3 न्यूट्रॉन निकल गए, फिर ये 3 न्यूट्रॉन जो है वो आगे चलकर टक्कर मारेंगे, ठीक है। तो फिर ये 3 न्यूट्रॉन जो है वो आगे चलकर टक्कर मारेंगे। तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो है वो एक चेन रिएक्शन बन जाती है, और बहुत ही लार्ज स्केल पर यहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा कि यहाँ पर हैवी वाटर क्या करता है, तो यहाँ पर ये इसकी स्लो डाउन करता है, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की स्पीड जो है स्लो डाउन करते हैं, यानी कि क्या करेगा, जो 3 न्यूट्रॉन निकले हैं उनमें से 2 न्यूट्रॉन को जो है एक साइड में करेगा और एक न्यूट्रॉन को आगे जाने देगा कि भाई तू जा और तू अपना काम कर गया, ठीक है। यानी कि एक न्यूट्रॉन आगे चलेगा फिर तोड़ेगा, फिर उसमें से 3 निकलेंगे, फिर से 2 को एक खा जाएगा, फिर एक चलेगा आगे। तो इससे क्या रहता है, जो ये रिएक्शन रहती है ना वो कंट्रोल में रहती है। सोचो यहाँ पर अगर ये वाला काम नहीं किया जाए तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन जो हो जाएगी अनकंट्रोल रिएक्शन हो जाएगी,
और उस टाइम पर फिर यहाँ पर बहुत ऐसा ब्लास्ट होगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पर ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन नहीं रहेगी, ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बन जाएगी, और वो वाली अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जिसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर सबसे बड़ा एक त्रासदी क्रिएट यहाँ पर होती लोगों को भी नजर आएगी। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए पूरा एक जो माहौल है वो बनाया जाता है, ताकि सिचुएशन जो है उस तरीके से चले, तो यहाँ पर आराम से उसको अच्छे से लेकर चल सके। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोग इसको लेकर देखिए माइंड में कंफ्यूज रहेंगे और माइंड में चीजें क्लियर नहीं रहेंगी तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है। तो एक एक पॉइंट को आप लोगों को क्लियर करके चलना है, तब आप लोग चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। यूपीएससी ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेती है तो हो गया ना आंसर यहाँ पर जरा सी देर में, ठीक है। तो अगर बेसिक आप लोगों को पता होगा, ये छोटा सा बेसिक है, आप लोगों ने नॉर्मली इस तरह की चीजें जरूर पढ़ी होंगी, ठीक है। अपनी एनसीईआरटीज के अंदर भी जाओगे तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो काम किया था हैवी वाटर का, आप लोग को ये काम देखने को मिलता है, जिसकी तरीके से यहाँ पर चीजों को एक तरीके से कंट्रोल करने का यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक बातें। अब मैं आप लोगों से कुछ आगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करने वाला हूँ। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो एक पर्टिकुलर लोकेशन है जो मैंने अभी आप लोगों को मैप में दिखाई। ये है बेसिकली यहाँ पर चेर्नोबिल। तो ये चेर्नोबिल जो है ये भी आप लोगों को यूक्रेन के अंदर ही देखने को मिलेगा, जो कि काफी बड़ा डिजास्टर हुआ था 1986 में। डिजास्टर इतना खतरनाक था कि आप लोगों को जो पिक्चर्स में दिखा रहा हूं यहाँ पर एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर आसपास जो था वो सारी चीजें ध्वस्त हो गई थी, इस तरह की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती जब ये जो रिएक्टर था यहाँ पर, जब ये यहाँ पर चेर्नोबिल डिजास्टर आप लोगों को देखने को मिला था। तो इसकी वजह से यहाँ पर आज की डेट में भी वहां पर ये बोलते हैं कि जो रेडिएशन वहां पर निकल कर आता है, इसकी वजह से लगभग 3.5 लाख के करीब जो लोग हैं वहां से एक तरीके से उनको इवैक्यूएट भी करना पड़ गया था। बहुत ही बड़ा डिजास्टर यहाँ पर देखने को मिला था, ये यहाँ पर यूक्रेन के अंदर ही है। तो ये हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर की कैटेगरी में यहाँ पर आता है। तो न्यूक्लियर से एनर्जी को क्रिएट करना आसान नहीं है, अगर वो कंट्रोल वे में नहीं रहेगी तो डिजास्टर क्रिएट कर सकते हैं। अभी जापान में भी आप लोगों ने देखा, ठीक है, फुकुशिमा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा जापान में। तो ये सारे डिजास्टर जो देखने को मिलते हैं, कई बार नेचुरल डिजास्टर यहाँ पर एक महान डिजास्टर क्रिएट कर देते हैं। महान मतलब बड़ा, महान का मतलब ये नहीं कि मतलब ये अच्छे वाला डिजास्टर, मतलब एक तरह से बहुत ही बड़ा एक बोल सकते हैं बिगेस्ट डिजास्टर आप लोग बेसिकली इसको बोल सकते हैं। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए। कल को अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों को क्वेश्चन बन जाएगा यार, आप पेपर उठाकर देखा तो करो। आप लोगों जितना आप लोगों में पढ़ाता हूँ, कितने क्वेश्चन आप लोगों से पास्ट में से पूछे गए, तो आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे, ठीक है, जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो बेसिक चीजें आप लोगों को कवर कराता हूं मैं, ताकि आप लोग पेपर उठाकर देखो तो आप लोगों को पता चले अरे यार ये तो पढ़ रखा है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग इनको देख पाओगे तो अच्छे से उनको चीजों को याद रखा करो, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आप लोगों को बता देता हूं, इसके बाद में फिर आप लोग चीजें समझ पाओगे। इंडिया जो है, क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बत की जरी इन इंडिया वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड। तो ये क्या है, इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। जबकि अदर यानी कि आधों को रखा जाता है और आधों को नहीं रखा जाता है। ये आधा आधा क्या है, मुल्ला नसरुद्दीन आप लोगों ने सुना होगा ना, बेसिकली ओसो बोलते हैं मुल्ला नसरुद्दीन। तो ये वाली बातें यहाँ पर। तो हमारा अगर बात करें तो आधा आधा क्या है यहाँ पर, तो आधा आधे का मतलब यहाँ पर ये होगा कि चल क्या रहा है यहाँ पर, आधे को तो रखेगा भाई साहब, आधे को नहीं रखेगा। तो इसका मुद्दा क्या है, तो बोला गया कि सम यूज्ड जो यूरेनियम एंड द अदर यूज्ड थोरियम, ये बोला गया है। सम यूज्ड इंपोर्टेड यूरेनियम, अदर यूज्ड डोमेस्टिक सप्लाई। Some are operated by the foreign enterprise, other are operated by the domestic enterprise. Some are state owned and other are private owned. तो यहाँ पर यूपीएससी ना बिल्कुल ऑप्शन तो ऐसे धांसू बनाएगा कि आप लोग चक्षु खुल जाएंगे। आप लोग ये कहेंगे यार ये तो सारे ऐसे लग रहे हैं, सारे बताएं। तो इसलिए आप लोग प्रॉपर वे में ढंग से चीजों को देखा करो थोड़ा सा। अच्छा, एक और बात छोटी सी मुझे याद आ गई, फिर माइंड से निकल जाएगी। जैसे ही आप लोग चैनल के ऊपर जाते हैं ना, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो एक तो होता है होम पेज, एक होता है वीडियो वाला, एक होता है प्लेलिस्ट, एक होता है कम्युनिटी वाला, ठीक है। तो ये कम्युनिटी वाला जो टैग है, जब इसमें आप लोग जाते हैं तो डेली में क्वेश्चन पोस्ट करता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। एक बच्चा कहता है सर क्वेश्चन कहां पर पोस्ट करते हो, कम्युनिटी टैग कहां पर रहता है, यहाँ पर आप लोग देखिए, ठीक है। तो कम्युनिटी टैग होता है, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और आंसर आप लोग का नॉर्मली वीडियो के अंदर रहते ही है जो मैं डिस्कस करता हूँ। तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने ये देखा है कि जो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं वीडियो के अंदर डिस्कस करता हूँ, उसके बाद भी भाई साहब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या महान काम होता है, ठीक है। 14% के द्वारा आंसर यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर 17 के द्वारा, 7 के द्वारा ये, और 79 के द्वारा ये, यानी कि क्वेश्चन को बताने के बाद भी समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन आप लोग को देखने को मिलेगी। तो अटेम्प्ट किया करो, फिर भी यहाँ पर एग्जाम में गलत कर दोगे पढ़ाने के बावजूद भी, ठीक है। और इसी के साथ में जैसे वीडियो के नीचे तो मैं आप लोगों से पूछता ही हूँ, ठीक है। अगर वीडियो के नीचे नहीं तो यहाँ पर भी आप लोग बता सकते हैं कि आज का टारगेट क्या रहने वाला है मॉर्निंग में आप लोग, जिसके चलते कई सारे बच्चे यहाँ पर लिखते भी हैं डेली अपना टारगेट, ठीक है।
तो आप लोग भी अपना टारगेट लिख सकते हैं, इसके जो भी आप लोग के टारगेट होते हैं। तो इससे क्या रहेगा, इससे आप लोग अपने आप को एक सटीक माहौल में ला पाओगे कि हाँ इस तरीके से हम लोग अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलना है। क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, तब तक मैं आप लोगों को थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा बातें यहाँ पर बता देता हूँ। अभी मैंने आप लोग को दुनियादारी के बारे में बताया, पर लेकिन अगर अपनी कंट्री के बारे में बात करें, क्योंकि क्वेश्चन तो ये हमारे देश से पूछ लिया गया, तो उसके बारे में आप लोग क्या बातें करेंगे। तो हमारे देश के अंदर टोटल मिलाकर 22 के करीब रिएक्टर हैं आज के डेट में, जो कि टोटल मिलाकर 6780 मेगावाट के करीब ऑपरेशन यहाँ पर एनर्जी क्रिएट की जा रही है। देखिए थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, कोई बंद हो गया, कोई नया चल गया, कोई नई यूनिट ऐड कर दी, तो इतना ज्यादा रटना नहीं है इसको। पर लेकिन ये सेकंड इंपोर्टेंट है काफी ज्यादा, जो यहाँ पर ये पॉइंट है, इसमें बोला गया इंडिया जो है उसके कुछ न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं वो IAEA के अंदर रखे गए हैं। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आप लोग बोलेंगे सम कुछ, मतलब कुछ का मतलब क्या है, मतलब यार रखो तो सारे रखो, आधे क्यों रख दिए यहाँ पर, आखिर आधे क्या है, मतलब ये तो ये हो गया कि आधे वीआईपी हैं और आधे मतलब एक तरीके से नॉर्मल है। ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पर आधे तो बहुत बड़े वीआईपी हो गए, उनको इसके अंदर डाल दिया और आधों को कोई पूछ भी नहीं रहा है, तो इस तरह का कोई माहौल है क्या। तो इसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। पहले थोड़ा सा इस एजेंसी के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। इसके बारे में याद रखिएगा, जिसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोलते हैं। तो ये जो एक ऐसी एजेंसी है इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, न्यूक्लियर एनर्जी किस तरीके से बेसिकली यूज की जा रही है उसके बारे में बात रखती है, पहली बात। दूसरा, यहां पर अगर कहीं भी दुनिया में जो यूरेनियम खरीदा बेचा जा रहा है जिससे न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं, वो यूरेनियम उसी न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने के लिए यूज हो रहा है जो कि लोगों के फायदे के लिए यूज की जाती है, या फिर उससे कोई न्यूक्लियर बम बनाना स्टार्ट कर दिया है तो उसके ऊपर ये टकटकी लगाकर बैठती है। यानी कि भाई साहब अगर तुम यूरेनियम खरीद कर लेकर आए हो तो उसको उसी के लिए यूज करना है। यानी घर वालों ने पैसे दिए हैं पढ़ाई के लिए, अपनी किताबें खरीदने के लिए, यानी कि पार्टियां बज रही है वहां पर डेली, ठीक है, तो वो वाला काम नहीं होना चाहिए। तो वही बातें यहां पर देखने को मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर घर वाले सैंक्शन लगा देंगे, पैसा देना कर देंगे बंद, तो ऐसे यहां पर बेसिकली हो जाएगा बंद, इसको बेसिकली यूरेनियम मिलना, उसके ऊपर लग जाएंगे सैंक्शन, ठीक है। तो ये इसीलिए बनाया गया था यहाँ पर 1957 के अंदर में। तो 1957 के अंदर यहाँ पर ये बनाया गया था, जो कि इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए काम रखता है। अब कुछ तो चक्षु खुले होंगे आप लोगों के क्वेश्चन को लेकर। इसका मतलब यहां पर ये कि सम न्यूक्लियर रिएक्टर का इसका मतलब ये कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें बाहर से हम लोग यूरेनियम खरीद कर लेकर आए हैं और उन यूरेनियम को हम लोग अपने रिएक्टर में यूज करें, वो वाले न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो यहां पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन वो वाले न्यूक्लियर रिएक्टर जो हम अपने देश का लोकल माल यूज करके चला रहे हैं, उस पे इसका कोई अधिकार नहीं होगा। यानी कि सामने वाले का अधिकार ओनली तब होगा जब उससे उधारी लेकर आओगे कुछ ना कुछ, ठीक है, यानी कि दुनियादारी में जुड़ोगे। तो यही बातें यहां पर बोलेगी कि बोला गया कि सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाई। यानी कि डोमेस्टिक सप्लाई से अगर काम चल रहा है तो भाई साहब घर की बात है, क्यों हम लोग किसी को अपने सर पे बैठाएंगे। पर लेकिन अगर इंपोर्टेड यानी खरीद कर लेकर आ रहे हैं तो फिर तो यार देखो सोचना पड़ेगा। तो ये काफी इंपोर्टेंट यहां पर मुद्दा बन जाता है, जिसके बारे में आप लोग को याद रखना है नहीं इंपोर्टेंट पॉइंट, तो आप लोग इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। आंसर इसका बी हो गया। इसी के चलते हमारे देश के अंदर में कहां कहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो कि आज के में ऑपरेशन में है, तो जैसे रावत भाटा हो गया राजस्थान के अंदर में, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर में, कुंदमकुलम तमिलनाडु के अंदर में, काफी ज्यादा न्यूज में था रिसेंटली अभी। अगर आप लोग गुजरात वासी हैं तो आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, ये है काकरापारा, ठीक है, काकरापार। इसी के साथ में यहाँ पर कलपक्कम हो गया तमिलनाडु के। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश वासी हैं तो नारोरा, ठीक है, कायगा हो गया कर्नाटक के अंदर में। ये इसलिए बता रहा हूं, अगर आप लोग देखोगे कई बार एग्जाम के अंदर मैच करने के लिए आ जाता है भाई साहब, 2-3 न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम दे देंगे और बोलेंगे बताओ कहां पर ये लोकेटेड है। तो इसलिए इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। खासकर उनके बारे में तो जरूर याद रख लीजिएगा जो आप लोग के राज्य के अंदर आते हैं, क्योंकि उनसे तो आप लोगों से इंटरव्यू करो, कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है क्या, ठीक है। आप लोगों से बोले ना कि आज के बिजली किस किस चीज से क्रिएट की जाती है, तो आप लोग बता दो कि न्यूक्लियर एनर्जी भी। अच्छा पता है तुम्हारे राज्य के अंदर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है क्या। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जरा सी देर में कहीं से कहीं निकल कर, फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे ना, क्वेश्चन छोटे नहीं दूंगा, ठीक है। तो इसलिए टकटकी लगाकर सुना करो, फिर मत बोलना कि बताया नहीं था, बताया तो था, आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना, ठीक है। तो अच्छे से सुनिए, ओके। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज की ओर, जो कि और भी अच्छी न्यूज है और टकटकी लगाकर आप लोगों को अब देखना है, ठीक है। तो क्या है न्यूज यहां पर बात करिए, हमारी कंट्री जो है वो UNHRC से वोट में एब्सटेन कर गई। अब ये एब्सटेन करना क्या होता है, एब्सटेन करने का मतलब होता है कि भाई साहब हमारा को मनना है यहां पर जाने का, हम क्यों ना जाते हैं यहाँ पर, हमारा मन खोना है, ठीक है। कौन बोलते हैं इस लैंग्वेज, मतलब साथ हरियाणा में बोलते हैं या यूपी में बोलते हैं, कहां बोलते हैं, तो कुछ ऐसी करके लैंग्वेज बोलते हैं, कौन आ जाता, कहां पे बोला जाता है, चलो लोकल में कहीं बोलते हैं, मैंने सुना था कहीं पे शायद किसी मतलब सीरियल में कहीं पे जहां पे भी सुना होगा, मूवी वगैरह याद नहीं आ रहा। तो यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि हम लोगों ने फिर से एब्सटेन कर दिया 47 मेंबर की बॉडी में। तो एब्सटेन खेल रहे हैं यहाँ पर। तो इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा छाप दिया आर्टिकल, तो हम भी सुनते हैं भाई साहब क्या क्या बातें हो रखी हैं, समझ लेते हैं कहां पर आएगा। जीएस पेपर 2 में बायलैटरल ग्रुपिंग या फिर एग्रीमेंट इंपोर्टेंट जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, उससे क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा।
तो यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल यानी कि यूएन के द्वारा जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उसका एक पर्टिकुलर सेशन बुलाया गया और उसमें यह बोला गया कि एक इंटरनेशनल कमीशन बनाते हैं और वो क्या करेगा, वो इंक्वायरी करेगा कि यूक्रेन के अंदर में रशिया ने जो धमाल मचा रखा है उसमें कितने सारे बेगुनाह लोगों की जान जा रही है और यहाँ की तो ह्यूमन राइट का इशू हो गया है, तो भाई साहब इसके चलते कुछ कुछ इलाज इसका करना पड़ेगा। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो इंडिया एब्सटेन हो गया, इंडिया कहता है भाई साहब तुमको जो करना है कर लो, देखिए हम पार्टिसिपेट नहीं करने के, ठीक है, रशिया के साथ है हमारी घर की बात, तो हम नहीं आने के यहाँ पर, ठीक है, तो हम नहीं खेलते तुम्हारे साथ में। और हम लोगों ने यही बात यहाँ पर क्वाड में भी बोल दी कि हम नहीं खेलते तुम्हारे साथ में, ठीक है, तो क्वाड में भी यहाँ पर बेसिकली इंडिया को घेरने की कोशिश की गई थी। तो इंडिया ने कहा अच्छा बेटा हमको सिखा रही है, ठीक है, हम तुमको सिखा रही है तो हमको सिखा रही है, हम दुनिया को सिखा रही है। तो बातें हो गई यहाँ पर। तो इंडिया ने क्या किया, बोला कि भाई साहब ये है क्वाड, इसके अंदर करते हैं इंडो पैसिफिक की बातें। तो यहाँ पर बोला गया कि आप लोग यहाँ ऐसी बातें मत करो जो कि यहाँ पर इंडो पैसिफिक से रिलेटेड ना हो। तो इंडिया वहां भी निकल गया बच के, ठीक है, मैंने क्या वो कहता है ऐसे बोलते हैं कि छू कर निकल गया बस जरा सा, तो वही बातें हो गई। तो इंपोर्टेंट मुद्दा क्या है, अब कमीशन बनाया जा रहा है। कमीशन और काउंसिल में डिफरेंस क्या होता है, देखिए कमीशन जो होता है वो होता है बेसिकली कैसी बॉडी, वो होती है अपॉइंटेड बॉडी, यानी कि कमीशन जो होगा जिसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो उसमें क्या होगा, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। कंट्रोल में क्यों रहेगा, क्यों, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट करने वाली बॉडी है, वो कभी भी चाहे तो उसके साथ में छेड़खानी कर सकती है। पर काउंसिल जो होती है वो होती है इलेक्टेड बॉडी। इलेक्टेड मतलब यानी कि आप लोग जब भी काउंसिल के बारे में बात करोगे तो वोट के थ्रू इलेक्शन होकर आता है उसका, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या कई सारी जो काउंसिल थी उनको चेंज कर करके कमीशन बना दिया गवर्नमेंट ने। क्यों, क्योंकि कमीशन जो होता है अपने हिसाब से काम करेगा, काउंसिल में अफरा तफरी मचती रहती है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। 47 मेंबर अगर बात करें यहाँ पर इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और 47 में से यानी कि 47 मेंबर में से 32 तो ऐसे हैं जो कि रशिया के ऊपर पूरे गुस्साए हुए हैं कि भाई साहब रशिया को चीर दो फाड़ दो वाले माहौल में। तो उनके द्वारा तो बेसिकली रशिया के अपोजिट में और यानी कि यूक्रेन के फेवर में वोट डाला गया, यानी कि रिजोल्यूशन के फेवर में वोट डाला गया। दो ऐसे हैं यहाँ पर, एक तो खुद रशिया यानी कि एक स्वयं मैं माई सेल्फ रशिया उसने अपने फेवर में वोट डाला, और दूसरा है एरिटेरा, ठीक है, तो देखने को मिलेगा। और 13 ऐसे हैं जिसमें हैं हमारे जैसे लोग, यानी कि हम लोग क्या है, हम भाई साहब तुम्हारे झगड़े में हमारा कोई मतलब नहीं है, ये तुम्हारी घर की बात है, अपना आप लड़ते रहो और जब लड़कर हो जाओ तो बता देना। तो इंडिया हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान भी आजकल इंडिया का पैटर्न फॉलो कर रहा है, और सूडान हो गया। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो एक हल्का सा आइडिया देखिए चीजों के बारे में रहेगा ना, तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग छूटेगा नहीं फिर। तो इसलिए कहते हैं कि कम से कम थोड़ा बहुत हाथ पैर मारते रहने चाहिए ताकि क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ सको, ठीक है। इंपोर्टेंट बात यहाँ पर ये खेला ऑलरेडी हम लोग 2 जगह खेल चुके हैं, 2 जगह नहीं मतलब 3 जगह खेल चुके हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन जनरल असेंबली के अंदर ऑलरेडी हम लोग एब्सटेन कर चुके हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसके बारे में अभी मैंने बात की, चेर्नोबिल के अंदर जो यहाँ पर साइट थी उसको इंक्लूड करके यहाँ पर अभी उसमें भी यहाँ पर बेसिकली वोटिंग कराएगी, तो इंडिया ने यहाँ से भी अपना पत्ता खींच लिया, यानी कि वहां पर रिजोल्यूशन लाया गया कि 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो स्टेशन है बेसिकली यूक्रेन के अंदर उनको कैसे सेफ रखा जाए। तो उसके ऊपर यहाँ पर बेसिकली बात आई, क्योंकि रशिया के कंट्रोल में आ गए थे वो। तो सारे मुद्दों पर यहाँ पर ऑलरेडी वोटिंग हो चुकी है। इंडिया ने सब में बोल दिया कि हमारी कंट्री के अंदर चल रहे हैं भाई साहब इलेक्शन, ठीक है, हमें उसमें प्रचार करना है, ये फालतू के इशू में है, हमको इंक्लूड मत करो। तो यहाँ पर आप लोग लगे रहो। वैसे किसी ने सोचा नहीं था इतनी लंबी लड़ाई चल जाएगी। अच्छा, आप लोगों ने क्या सोचा था ये लड़ाई कब तक रुक जाएगी? मुझे ऐसा लग रहा था मैक्सिमम 4-5 दिन के अंदर काम निपटा देगा रसिया, पर लेकिन कुछ और ही माहौल बन गया यहाँ पर, अभी लंबा खींचा जा रहा है, इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आप लोग देख सकते हैं। यूक्रेन के अंदर तो कहानी खत्म हो गई है, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो गए हैं, आने वाले टाइम में माहौल और खराब हो सकता है। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में बात करें तो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि यूएन सिस्टम के अंदर में आती है, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ये इंसानों के अधिकारों के बारे में बात करती है। यानी कि ये बोलती है बॉडी कि भाई साहब इंसानों को इंसान समझो, इंसानों को जानवर ना समझो कि जानवर की तरह उनको ट्रीट कर रहे हो, मार रहे हो, काट रहे हो, फेंक रहे हो, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसके चलते ये क्रिएट की गई थी यूएन जो यहाँ पर जनरल असेंबली के द्वारा 2006 में। तो कब क्रिएट की गई थी? 2006 में यहाँ पर क्रिएट की गई थी। और ऑफिस ऑफ ह्यूमन जो ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट जो है वो यहाँ पर इसका सेक्रेटरीट आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहां पर? जनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर में। तो ये बेसिकली देखिए कई बार ना बेसिक चीजें हैं, क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं आप लोगों से इसके बारे में बता दो, तो इसलिए मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर क्वेश्चन भी आप लोगों का बने तो आप लोग उसमें कंफ्यूजन में न आ जाओ, ठीक है। और ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाना चाहूं यहाँ पर तो आप लोग उसका अटेम्प्ट कीजिएगा। बात की जा रही है राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एक्सेस टू द पब्लिक सर्विस और राइट टू फूड। ये यहाँ पर कौन से ऐसे इश्यू हैं जो ह्यूमन राइट या फिर ह्यूमन राइट जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के अंदर में आप लोग को देखने को मिलेंगे। ए में बोला गया 1 ओनली, में बोला गया 1 and 2, सी में बोला गया 3 ओनली और डी में बोला गया 1, 2 and 3। तो यूपीएससी के द्वारा 2011 में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, तो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। तब तक आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, तब तक मैं आर्टिकल कंप्लीट करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है 47 मेंबर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब आप लोग बोलेंगे 47 तो है पर लेकिन है कहां से, ये तो बता दो।
तो वही बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो अफ्रीका से 13 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अफ्रीकन जो है, ठीक है। एशिया पैसिफिक, जो एशिया और पैसिफिक वाला रीजन है 13 वहां से निकल कर आते हैं। लैटिन अमेरिका वाला और कैरेबियन जो सी वाला रीजन है 8 वहां से निकल कर आते हैं। वेस्टर्न यूरोप और अदर है उससे 7 निकल कर आते हैं। ईस्टर्न यूरोप जो है वहां से 6 निकल कर आते हैं, ठीक है। तो यूरोप वाले भी ऐसे नहीं कम नहीं है, वो भी 13 सीट लिए बैठे हैं, ठीक है, वेस्ट और ईस्ट के नाम पर मतलब छोटा सा एरिया अपना दादागिरी कहीं छोड़ता नहीं है। और यहाँ पर आप लोग देखो अफ्रीका में सबसे ज्यादा आप लोगों को कंट्री देखने को मिलते हैं, वहां पर इतने सारे मतलब वहां पर 13 मेंबर। और यूएन के अंदर तो बेचारे अफ्रीका का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन में जब हम लोग परमानेंट 5 के बारे में बात करते हैं तो वहां पर है ही नहीं है कोई, ठीक है। और जबकि अगर आप लोग बात करें जो अकेले यूरोप के अंदर से आप लोग को यूके और फ्रांस देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा टाइट रहती है। जर्मनी भी बोलता रहता है कि फ्रांस तो अब तो मेरे आगे आधा हो गया, तो मुझे बना लो। इंडिया बोलता रहता है मुझे बना लो, साथ में पाकिस्तान बोलता है मुझे भी बना लो पाकिस्तान अबे पहले खाना तो खा लो ढंग से, गवर्नमेंट ने इतनी बर्बादी कर रखी है जिसकी वो छद नहीं है अलग ही दुनिया चलती है बराबर में। अगर बात करें तो यहाँ पर अभी 3 साल के लिए इंडिया जो था, अभी यहाँ पर 3 साल के लिए मेंबर चूज होता है, इंडिया भी यहाँ पर 3 साल के लिए चूज हुआ था। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये रखिएगा, यहाँ से यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ लेती है कि यहाँ पर री इलेक्ट किया जा सकता है। जी हाँ, री इलेक्ट हो सकते हैं, पर इमीडिएटली नहीं हो सकते। जैसे आप लोग यहाँ पर टाइम पीरियड पूरा करके चले हैं, आप लोगों को लगे फिर से इलेक्ट हो जाओ, तो वो नहीं हो सकते। एक कूलिंग पीरियड रखा गया है, थोड़ा सा घूम फिर के आओ, इधर उधर घूमो, कुछ और देखो, कहीं और मजे करो, उसके बाद में आना, फिर देखेंगे तुमको इलेक्ट करना है फिर से नहीं करना है। तो ऐसे आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर बन जाता है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। अब कुछ और बातें, अपनी कंट्री के क्या रिलेशन है यहाँ पर यूएन जो राइट काउंसिल के साथ में, और यहाँ पर हम लोग जो इलेक्ट किए गए उसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। 1 जनवरी 2019 में हम लोग इलेक्ट किए गए थे। तो 1 जनवरी 2019 से लेके हम लोग 1 जनवरी 2020 और फिर 1 जनवरी 2021 और 1 जनवरी 2022, यानी कि अभी अभी हम लोग यहाँ से अपना टाइम पीरियड जो है कंप्लीट करके निकले, ठीक है। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। ये जो पर्सनैलिटी है इनका नाम आप लोगों को पता है, इनके बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि जब भी एब्सटेन करने की बात आती है तो यही पर्सनैलिटी सामने निकल कर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, नाम है इनका टीएस त्रिमूर्ति। टीएस त्रिमूर्ति साहब जो हैं, देखिए कल को चलकर अगर आप लोग आईएफएस में चले जाते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, तो आप लोगों को यहाँ पर इतना शानदार मौका मिलेगा अपने देश को रिप्रेजेंट करने का इंटरनेशनल लेवल पर। तो 1985 के आईएफएस के इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ये यहाँ पर एक ऑफिसर्स हैं जिनके द्वारा अलग अलग देश में, जैसे आप लोग बात करें अगर आज के में, जैसे जकार्ता हो गया, कोलालंपुर हो गया, वॉशिंगटन हो गया, जेनेवा, ठीक है, ये अलग अलग देश, अलग अलग मतलब कंट्रीज की कैपिटल में, इंपॉर्टेंट सिटीज में इनके द्वारा अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराई गई है। और इंडिया की साइड से यहाँ पर कई सारे और भी देश में यहाँ पर इनके द्वारा रिप्रेजेंटेशन दी गई है। इवन पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी में भी यहाँ पर फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया की साइड से यहाँ पर ये, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो काफी शानदार तरीके से इनके द्वारा अपनी जो जिंदगी जो है वो, अपनी सर्विस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी जा रही है। चलिए क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, फिलहाल जो है अभी यहाँ पर ये है इंडिया के स्पोक पर्सन, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो हमारी कंट्री की साइड से यूनाइटेड नेशन में, इनसे पहले कौन थे, ठीक है, उनके बारे में मैंने आप लोग को कई बार बताया था। चलो पूरा नाम आप लोग बता देना, आधा मैं बता रहा हूं। अकबरुद्दीन था उनका पूरा नाम, और स्टार्टिंग का नाम क्या था, एस से बनता है, ठीक है। इतना तो आप लोग अब तो बता दो, अब सारी पूछोगे तो फिर क्या रह जाएगा ठीक है। तो बेसिक चीजें होगी आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर अगर आंसर के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं कि क्या क्या होगा, तो भाई साहब जब ह्यूमन, इंसान के बारे में बात करते हैं, तो एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, पब्लिक सर्विस और फूड, ये तो बेसिक चीजें होगी यार। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, मुझे पता नहीं कि यूपीएससी ने क्यों पूछ ले, कंफ्यूजन में डालने के लिए पूछ लिया आप लोगों को। तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बनते हैं डायरेक्ट बिल्कुल एग्जाम के अंदर में। थोड़ा सा दिमाग को शांत रखकर एक व्यवस्थित तरीके से काम करोगे तो क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने घुटने टेक कर बोलेंगे कि जहां पना तो सी ग्रेट हो, क्वेश्चन का आंसर कबूल करो, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छे से चीजों को देखा करो, ओके। आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर रहने वाला है, डिटेल में इसके बारे में बातें करूंगा और रिवीजन भी आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा। ये बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड जो बेसिकली वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के बारे में, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, ये 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसकी थीम भी मैंने आप लोगों को बताई थी। थीम क्या थी यहाँ पर, थीम थी यहाँ पर रिकवरिंग की, ये बेसिकली बात की जाती है रिकवरी करनी है की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी कि जो चीजें हम लोगों ने खराब कर दी उनको सुधारना है। 3 मार्च को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, आखिर ऐसा क्या महान काम होता है इस दिन। इस दिन यहाँ पर CITES यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो यहाँ पर फ्लोरा एंड फ्यूना, ये क्रिएट किया गया था। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है 3 मार्च को, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 2013 से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, ज्यादा पुराना नहीं है। और 1973 में यहाँ पर CITES बनाया गया था, ठीक है। तो ये रिजोल्यूशन के थ्रू यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया गया।
आखिर मैं क्यों ये फिर से आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा मुझे बातें आप लोगों से करनी है, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां पर क्या क्या बातें रखी गई हैं, कुछ बीमारी के बारे में हम लोग बातें करेंगे, गवर्नमेंट कितना बजट यहां पर दे रही है, जूनोटिक बीमारी क्या होती है, और इंपॉर्टेंट बातें यहां पर ये है, इनके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आप लोगों से बन जाएंगे। तो उस दिन तो डे था, क्योंकि डे तो 2 मिनट में बता देता हूं उसमें, पर लेकिन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में, बैकग्राउंड चीजों के साथ में आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करता हूं, ठीक है। आज का नया डेटा, ओके, तो इसको देखेंगे थोड़ा सा। अगर बात करें 2005 से लेकर 2021 तक का, यानी कि टोटल 15 साल के अंदर में भाई साहब इतने ज्यादा जो लेपर्ड हैं हम लोगों ने धरती पर से खत्म कर दिए, 2639, यानी कि 2639 अलग अलग साल में हम लोग की जो हरकतें हैं, बदतमीजी हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। 2021 में भी हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं, 173 लेपर्ड जो है हम लोगों ने खत्म कर दिए हैं। तो ये कहानी लेपर्ड की है। लेपर्ड तो लेपर्ड, हम लोगों ने टाइगर को भी नहीं छोड़ा। टाइगर जो है यहाँ पर 579, तो हम लोगों ने 15 सालों में 2005 से लेकर 2021 तक का इनको भी हम लोगों ने निपटा दिया है, ठीक है। तो इंसान से ज्यादा खतरनाक जो जानवर है आज के दिन में कोई नहीं है। 2021 में भी ताजा है नया आंकड़ा, इसमें 50 के करीब टाइगर जो है वो हम लोगों ने निपटाए हैं। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। और हाथी तो आप लोगों ने दुनिया भर के देखे होंगे, रिसेंटली कहीं ना कहीं कटे पड़े मिल जाते हैं जब भी यहाँ पर इंसान और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हो। तो अभी एलिफेंट जो है 7 साल में आप लोगों को यहाँ पर पिछले लगभग 696 यानी कि 696 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेंगे एलिफेंट, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंसानों की डेथ नहीं है, इंसानों की भी डेथ हुई है जो बराबर में दे रखी है। अगर हाथी मरे तो इंसान भी मरे, क्योंकि हाथी जो है, हाथी कैसे छोड़ देगा भाई साहब। अब वो नहीं कहते हाथी मेरा साथी, मूवी आप लोगों ने देखी होगी। हाथी के बारे में बात की, मुझे वो गाने का याद आता है कि वो नहीं, एक राजेश खन्ना का वो गाना था कि एक इंसान ने जानवर की जान ले ली है, चुप क्यों है संसार। तो वाली बातें हैं यहाँ पर। तो इंसान जो है वो जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। एक तो देखिए बोलते हैं हाथी जानवर हमारे घरों में आकर घुस रहे हैं। आप लोग ये नहीं देख रहे, आप लोगों ने जंगल काट काट के खत्म कर दिया, आप लोग उनके घरों में जा रहे हो, तो हैबिटेट का लॉस होता जा रहा है, डिग्रेडेड होते जा रहे हैं उनके खाने पीने के सामान। पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है आज के डेट में हम लोग, और उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है बेसिकली जानवरों को, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट जंगलों में होने लगा आज के डेट में। हम लोग सफारी और पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं जंगलों में जाकर, इनकी शांति और जीवन जो है वो बेसिकली इनका दिक्कत में आ जाता है। मूवमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया जिसकी कुछ हद नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग को सोचनी पड़ेगी। और इवन हमारे संविधान निर्माता में सोचता हूं कभी कभी कितने ज्ञानी आदमी थे, उनके द्वारा ऐसी ऐसी बातें सोच ली गई, ठीक है। तो ये काफी बड़ी बात है यहाँ पर। हमारे संविधान में आर्टिकल 42 यानी कि 42वां संविधान संशोधन किया गया था। कब? 1976 यानी कि 1976 में। और ये कब था? जब इंदिरा गांधी जी यहाँ पर इमरजेंसी लगाकर देश को बेसिकली संविधान को एक नया संविधान लिखने का प्रक्रिया बना रही थी। तो उनके द्वारा इतनी सारी चीजें चेंज कर दी कि छोटा सा संविधान बना दिया 42वां संविधान संशोधन करके। इसलिए हम लोग इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसी टाइम पर यहाँ पर एंट्री 17A थी, उसमें कॉन्टेंट लिस्ट में डाल दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल एंड द बर्ड्स, जो कि ऐड किया गया एंट्री 17B के अंदर में। तो मतलब क्या था? मतलब ये था कि हमारे संविधान के अंदर जो 7वां शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट हैं। एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट यानी कि केंद्र की सूची, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य की सूची, तीसरे को बोलते हैं कॉन्टेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। तो यहाँ पर जो पहली चीजें थी यहाँ पर स्टेट लिस्ट के अंदर में, उसको यहाँ से निकालकर उसको समवर्ती सूची यानी कि कॉन्टेंट लिस्ट में डाल दिया, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दोनों मिलकर इसके ऊपर काम कर सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आर्टिकल 51 जो है जी, उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी कि हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। और आर्टिकल 48A के अंदर यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि यहाँ पर स्टेट को बोलते हैं कि आप लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है, ऐसे कानून आप लोग बना सकते हैं। क्या? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे कानून बना सकते हैं, और इसीलिए कानून बनाए भी गए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का। तो इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाए गए ताकि हमारी बदतमीजी जो है वो रोकी जा सके, यानी कि इंसानों की बदतमीजी रोकी जा सके। और इवन अगर आप लोग बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट 12, 14, 15, ये सारे गोल ऐसे हैं जो कि यहाँ पर इन चीजों के बारे में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कनेक्टेड होंगे। तो पहला, 12वां, 14वां और 15वां। पहला, ठीक है, 12वां कहां पर हो गया? ये हो गया, ठीक है, 14वां हो गया और 15वां हो गया। आखिर यहां पर क्या हो गया? लाइफ बिलो वाटर और लाइफ अबव वाटर, यानी कि धरती पर और पानी के अंदर लाइफ, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन होना चाहिए और प्रोडक्शन, ऐसा नहीं कि बस इन्वायरमेंट को बर्बाद करते जा रहे हैं। और नो पुअर्टी, देखिए भुखमरी के चक्कर में, गरीबी के चक्कर में आधी से ज्यादा चीजें बर्बाद हो जाती हैं, तो ये भी यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड करके चला जा रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये वो चीजें हैं सारी जिनके बारे में हम लोग को पता है, तो इसके ऊपर हम लोग को फोकस देना पड़ेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी ये बोलता है कि गरीबी मिटानी है तो इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के आप लोगों को चलना पड़ेगा। तो ये बातें हैं यहाँ पर। वरना क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग आज के में वाइल्ड लाइफ बेसिकली घुसते जा रहे हैं, उसमें पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, तो जूनोटिक बीमारी हो रही है। जूनोटिक बीमारी कहां से निकल कर आ रही है? जूनोटिक पैथोजन बेसिकली होता क्या है?
जब इंसानों में जानवरों से बीमारी फैलने लगे उसको जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर वेक्टर बोर्न डिजीज होगी, यानी कि यहाँ पर एयरबोर्न, वाटरबोर्न या डिजीज होगी, या फिर जैसे हमारे पास में बिल्ली कुत्ते रहते हैं उनसे, या फिर जो मुर्गा चिकन वगैरह खाते हैं उनसे। तो जब जानवरों से इंसानों में बीमारी फैलने लगे और वो फिर इंसानों से इंसानों में भी ट्रांसमिट होने लगे, उसको हम लोग जूनोटिक बीमारी का नाम दे देते हैं। तो ये बीमारी फैल रही है क्यों? क्योंकि हम लोग लालची हो गए, हम लोग बेसिकली लालच के चक्कर में आकर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अभी फंड जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्कीम्स के लिए 47% डिक्रीज कर दिया गया है। यहां से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं, 40% डिक्रीज कर दिया गया टाइगर प्रोजेक्ट के लिए और 16% डिक्रीज कर दिया गया एलिफेंट प्रोजेक्ट के लिए। यानी कि इन सारे प्रोजेक्ट्स में हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली जो है बहुत सारा पैसा देते थे पहले, अब वो डिक्रीज कर दिया गया है। यानी कि एक तो इन्वायरमेंट को बर्बाद किया जा रहा है और ऊपर से पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। तो इसकी वजह से दिक्कतें जो है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है, घटती नहीं जा रही है। तो ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये वैसे इशू है, यानी कि एक तरीके से प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है यहाँ पर। तो इसके चलते सोचने का मुद्दा है कि हम लोग इसको कैसे लेकर चलेंगे, वरना दिक्कतें देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम में। ठीक है, कुछ और बेसिक स्टैटिक पोर्शन जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, 7 से 8% ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें से 7 से 8% इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, यानी कि पेड़ पौधों की 45,000 प्रजाति हमारे देश में पाई जाती हैं, और जीव जंतु की और यहाँ पर ये पाई जाती है 91,000। इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि हमारा देश जो है वो कितना रिच है बायोडायवर्सिटी में, खासकर वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट वाला पोर्शन हो गया, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। और कई सारे नेशनल पार्क वगैरह आप लोग देखते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में। रणथंभौर नेशनल पार्क कहां पर है? राजस्थान में। इसी के साथ में गिर नेशनल पार्क कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, रटना नहीं है। देखिए ये चीजें, ठीक है, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोगों को इनको रटना नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि रिच बायोडायवर्सिटी वाले एरिया आप लोग को अपने देश के अंदर देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक जगह सारी इकट्ठी करके किसी कमरे में बंद कर रखी है सारी प्रजाति हम लोगों ने। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन होगा तो यहीं छोड़ के जाना, घर पे लेकर मत जाना, और घर पे बैठ के देख रहे हो वीडियो तो मतलब एग्जाम में लेकर मत जाना। ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आई होप कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये बेसिकली बात की जा रही है कवच के बारे में। तो कवच कुंडल जो कि मैंने करण के बारे में बताया था, ये माना था कि वो प्रोडक्शन का काम करता था कवच कुंडल। तो उसी के चलते यहाँ पर हमारी कंट्री में जो हाल की डेट में रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी जो वैष्णव जी, इनके द्वारा यहाँ पर ये वीडियो भी शेयर की गई थी। वैसे ये वीडियो मुझे आप लोग को दिखानी तो थी, पर इसका लिंक पता नहीं कहाँ रह गया यार। ये मैं ना कोशिश करूंगा आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, अभी मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो टेलीग्राम पर मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से देख लेना, पीडीएफ वगैरह भी आप लोगों को वहां पर मिल जाती है। बाकी न्यूज पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, वीडियो है बेसिकली दिखाया गया कि एक साइड से मतलब हमारी कंट्री के जो मिनिस्टर साहब हैं वो बैठ कर आ रहे हैं, और दूसरे साइड से यहाँ पर जो चेयरमैन है रेलवे के वो आ रहे हैं, और दोनों यहाँ पर अलग अलग बेसिकली ट्रेन के डब्बों में हैं, और सामने आकर वो रुक जाती हैं ट्रेन। तो ये वाला सिस्टम जो है हमारी कंट्री में क्रिएट किया गया है, इसका नाम कवच रखा गया है कि एक्सीडेंट से रोका जाएगा यहाँ पर ट्रेन को। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, और साइंस एंड टेक के अंदर ये अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली किसके बारे में, समझ लेते हैं एक एक करके, जीएस पेपर 3 के अंदर कवर हो जाएगा। नाम क्या दिया जाए यहाँ पर, बेसिकली ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम। तो ये साउथ सेंट्रल रेलवे जो है उसके द्वारा यहाँ पर ये अभी इंप्लीमेंट किया गया, लगभग 2000 किलोमीटर एरिया। और ये आज की बात नहीं है, ये बजट में भी अनाउंस किया गया था यहाँ पर कि ऐसा कुछ हम लोग करने वाले हैं, तो उसको इंप्लीमेंट किया गया है। तो रेलवे मिनिस्टर कौन है? उनका नाम है अश्विनी यादव, और इसी के साथ में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है वीके त्रिपाठी। तो अलग अलग डब्बों में एक दूसरे के सामने से आ रहे थे यहाँ पर, और लगभग ब्रेक लग गया, 200 मीटर के करीब दूर जो है दोनों ट्रेनें रुक गई। समझ रहे हैं, 200 मीटर की डिस्टेंस पे रोक दिया। तो काफी बड़ी बात आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पर नाम क्या गया, इसके नामांकन क्या गया है। एक तो कवच नाम हो गया, ठीक है, दूसरा आर्मर हो गया, तीसरा यहाँ पर ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी कि TCAS। तो ये 3 जो इंपॉर्टेंट नाम है इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये आप लोगों से बोला जा सकता है यहाँ पर। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यहाँ पर जो यूज कर रही है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो RFID तो यहाँ पर डिवाइस इसको बोला गया, जो कि यहाँ पर यूज कर रही है। नॉर्मली यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जैसे किसी जैसे मेट्रो गेट के अंदर आप लोग जाते हैं, ठीक है, या फिर कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे गाड़ी वगैरह आती है तो ऊपर से अपने आप वो बेसिकली उसका जो आगे स्टैंड होता है वो हट जाता है, कि कहीं पर कोई एक ब्रेक लगे हुआ होता है, स्टैंड रहता है, या कोई गेट खुलना होता है, तो उसमें ये सारी चीजें रहती है। इवन जब ATM आप लोग लगाते हैं कहीं पर, वो भी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी ये सिस्टम यूज किया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर अंदाजा रख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी 2000 किलोमीटर का है, आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा इसको लगभग 34,000 किलोमीटर में ले जाया जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये बजट के अंदर यहाँ पर ये बातें बोली गई थी। तो हमारी कंट्री में आत्मनिर्भर भारत यानी कि अपने आप चीजें बनाई जा रही हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
तो अलग अलग रूट पर आने वाले टाइम में इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं कल को चलकर अगर कोई एक्सीडेंट होता हो तो उस एक्सीडेंट को यहाँ पर रोका जा सकेगा। और समझ सकते हैं आप लोग, रिसेंटली भी अभी कई सारे एक्सीडेंट देखने को मिले, तो कितने सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो है नहीं, काफी जेन्युइन एक तरीके से एफर्ट आप लोग बोल सकते हो ये चीजों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो इसकी पिक्चर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बेसिकली अगर आप लोग देखते हैं, एक पर्टिकुलर ट्रेन यहाँ हो गई और एक पर्टिकुलर ट्रेन यहाँ हो गई, ठीक है। तो इसके डब्बा रहेगा जो बेसिकली इंजन रहेगा, उसके अंदर ही सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर दोनों ट्रेन जो है वो सेम ट्रैक पर एक दूसरे के सामने आ रही है, तो यहाँ पर ये दोनों ट्रेनों का जो है बेसिकली जो ब्रेक सिस्टम है उसको एक तरीके से अनलॉक कर देगा, यानी कि वो एक तरीके से ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे जैसे यहाँ पर पास में आएगा। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर यूज की जा रही है, तो पूरा सिस्टम यहाँ पर इस तरीके से काम करने वाला है। तो है ना, काफी बेहतरीन सिस्टम यहाँ पर, ये पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ पर। तो इसी के चलते इसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो भारत का कवच बेसिकली इसको बोला गया है। इसके अंदर हम लोग, आप लोगों को पता है कि काफी महान लोग हैं, हम लोग कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्टिव काम करते हैं। जैसे मंगलयान भी था, सबसे सस्ता हम लोगों ने मंगल ग्रह पर पहुंच गए, ठीक है। लोग जो है इतने इतने पैसे लगाकर जा रहे हैं, इतने में तो हम लोग 4 बार जाकर आ जाए। तो यहाँ पर ओनली 50 लाख रुपए बोले गए खर्चा किया जा रहा है, जबकि अगर दुनिया में आप लोग बात करो तो 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं इतने सारे बेसिकली पर किलोमीटर के हिसाब से। और हम लोग ओनली कितना खर्च कर रहे हैं, हम लोग ओनली 50 बेसिकली लाख खर्च कर रहे हैं। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग कितना, आप लोग कि एक तरीके से कितना ज्यादा कम कॉस्ट हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया। तो ये काफी अच्छा एक सिस्टम आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो इसके चलते काफी अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं। और बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में हाई यूटिलाइज जो नेटवर्क है, जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया, उसको आप लोग इंप्लीमेंट करिएगा ताकि आगे आने वाले टाइम में कोई एक्सीडेंट न देखने को मिले। और कंटिन्यूअसली यहाँ पर चीजें उस तरीके से लेकर चलनी है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग आगे लेकर चलना चाह रहे हैं। तो इसके चलते ये पायलट बेसिस पर है, अभी आगे आने वाले टाइम पे और अच्छा देखने को मिलेगा। और खासकर स्पेशली जब बात करते हैं सर्दियों में, जब धुंध पड़ती है ना, काफी फोग रहता है, तो उस टाइम पर कई सारे एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए तो काफी बेहतरीन सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, है कि नहीं। आप लोग क्या राय इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें आप लोग जरूर समझिएगा, ठीक है। तो ये था बेसिक इसके बारे में इंफॉर्मेशन। मैं आशा करता हूं आप लोग कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, एक इंपॉर्टेंट कोटेशन देखी। इसके बाद में हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट डे देखा, थीम जरूर याद रखना, इसका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों इसको रिलेटेड। फिर इसके बाद में एक एक न्यूज करके बातें की। मैंने पहले आप लोगों को यूएनएचआरसी के बारे में डिटेल में बातें की, क्या है, कहां से निकाल कर लाया गया है, इंडिया की क्या पोजीशन है इसके अंदर, और एक क्वेश्चन और उसका आंसर भी आप लोगों को दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यूक्रेन के एक बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, ठीक है, इसके बारे में आप लोग याद रखना है। दूसरा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बताया और एक क्वेश्चन भी आप लोगों को मैंने बताया। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने बात की फिजन के बारे में, ये क्या होता है, चेर्नोबिल के बारे में आप लोगों से बात की, इंडिया के अंदर कहां कहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट पाए जाते हैं, और क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये था बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को पता होना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की कवच के बारे में, क्या है कवच, उसके बारे में डिटेल में सारी बातें मैंने बताई, कैसे कैसे यहाँ पर ये काम कर रहा है, सारी बातें आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। इसी के साथ में वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस की। संविधान में कहां पर रखा गया, एलिफेंट, टाइगर, इन सब के बारे में, जूनोटिक बीमारी के बारे में, और कुछ बेसिक चीजें, और ये सब बातें। तो ये थी सारी बातें। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी इसको लेकर। अब क्वेश्चन देखते हैं, देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है। क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम आप लोग को बतानी है। यूएन जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उसमें कितने मेंबर हैं, ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो किसके अंदर में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। जेफ सोरिजिया जो यहाँ पर एक पर्टिकुलर, मैंने आप लोगों से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात करी, किस रिवर के किनारे पर है। IAEA इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। TCAS क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस से सेलिब्रेट किया था, इसकी थीम बतानी है। कौन सा आर्टिकल DPSP जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब कुछ थोड़ा सा रिवाइज भी हम लोग कर लेते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, डिटेल में डिस्कस किया था। तो RBI का कौन सा एक्ट है और कौन से सेक्शन के अंदर में यहाँ पर ये आती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो किसके द्वारा हेड की जाती है। यूपीएससी में प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। FDI में इंश्योरेंस में लिमिट कितनी है ये बतानी है। सेबी के बारे में बात करें तो बॉडी बेसिकली यहाँ पर ये स्टैब्लिश की गई थी, कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एग्जीक्यूटिव, ये आप लोग को बताना है। डिफेंस एक्सपो के बारे में बात की थी, तो यहाँ पर ये कहां पर होने वाला था ये बताना है। इसी के साथ में FDI लिमिट कितनी है डिफेंस के फील्ड में ये बताना है। डिफेंस एक्सपो में सेकंड टाइम यहाँ पर कुछ देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो किस कॉन्टिनेंट के हैं और इससे पहले कब पार्टिसिपेट किए थे। इसी के साथ में यहाँ पर बात की थी ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में, तो ये बताना था आप लोगों को, यहाँ पर ये साइन की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली किसके साथ में साइन की गई थी, कब, ये बताना था, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं एक एक कर, पहले आंसर दीजिएगा उसके बाद में देखिएगा, और वीडियो के खत्म होने के बाद में आंखें बंद कर सोचा करो कि कितनी चीजें याद है जो कल आप लोगों ने डिस्कस की थी हमारे, ठीक है। तो ये समझना है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, ये है सेक्शन 45ZB, तो ये अमेंड किया गया यहाँ पर 1934 के अंदर में।
सर यहाँ पर आरबीआई जो गवर्नर है नाम है श्री, यहाँ पर याद रखिएगा श्री शक्तिकांत दास, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। एफडीआई इंश्योरेंस की जो लिमिट है 74% आप लोगों को देखने को मिलेगी, और यहाँ पर अगर बात करें तो 49 थी 74 हो गया डिफेंस के मामले में, ये भी याद रख सकते हैं। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया था 1992 में, और यहाँ पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट है यहाँ पर 1992 का, ठीक है। डिफेंस एक्सपो जो है यहाँ पर ये गांधीनगर के अंदर गुजरात के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, अब की बार हो रहा था पर अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। इंडिया और अफ्रीका का डिफेंस डायलॉग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील साइन की गई थी बराक ओबामा जी के द्वारा, ठीक है, तो याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप इससे बाहर निकल गए थे। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, कैसा लगा बताएगा, थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं या फिर वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर पसंद नहीं आया आप लोगों को। इसी के साथ में पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।